क्वेश्चन है यहाँ हम लोगों के पास, मेंशन द साइट इन द बॉडी वेयर द बी सेल्स एंड टी सेल्स आर फॉर्म्ड, गिव वन डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब क्लास 11th में जब मैं आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन करा रही थी, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ आपको। तो आपने वहां पे लिम्फोसाइट्स जो हैं वो दो तरह के पढ़े थे। जब हम किसकी बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की, एक बी लिम्फोसाइट था और एक टी लिम्फोसाइट था। ये जो लिम्फोसाइट्स है आपके पास, उसमें से एक आपने पढ़ा था बी लिम्फोसाइट्स और एक आपने पढ़ा था टी लिम्फोसाइट। ठीक है, मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आज की क्लास में क्वेश्चन आंसर को हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे क्वेश्चन आपके पास, मेंशन द साइट इन द बॉडी वेयर द बी सेल्स एंड टी सेल्स आर फॉर्म्ड, गिव वन डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो जब आप लिम्फोसाइट्स के क्लासिफिकेशन को सीख रहे थे, किसको, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आपने दो टाइप के पढ़े थे, एक था आपके पास बी लिम्फोसाइट और दूसरा था आपके पास टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये बी लिम्फोसाइट जो है ये डायरेक्टली एंटीबॉडी को बनाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि ये टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा बट इसको सपोर्ट करेगा, डायरेक्ट कोई काम नहीं करता। टी लिम्फोसाइट का अपना एक स्पेशल वर्क है, इट रिकॉग्नाइजेस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्निशन की वजह से यहाँ पे एक और खासियत क्या निकल के सामने आती है, टी लिम्फोसाइट जो है ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बी सेल्स और टी सेल्स बनते कहाँ हैं, तो ये बोन मैरो में बनते हैं। कहाँ बनते हैं ये, बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, लेकिन बोन मैरो में बनने के बावजूद भी अगर हम इनका मैच्योरेशन साइट देखते हैं कि कौन कहाँ मैच्योर होता है, तो बी सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स की हम लोग बात करते हैं तो ये थाइमस में मैच्योर होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा थाइमस याद दिलाती हूँ, होता है ना, कई बार बच्चे पोजिशनिंग देखते हैं तो उनको याद रहता है, कई बार तो पूछा भी जाता है, पूछ भी लिया जाता है, व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ थाइमस इन योर बॉडी, और आपके बुक में तो खैर दिया हुआ भी है, ये थाइमस आपको बताया हुआ भी है जहाँ आपने लिम्फॉइड ऑर्गन्स की पढ़ाई करी थी। ठीक है, तो थाइमस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चैम्बर में, मतलब ह्यूमन की बॉडी में थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चैम्बर में ये थाइमस जो है ये लंग्स के बीच में और हार्ट के पास प्रेजेंट होता है। थाइमस, थाइमस के बारे में मैं आपको कुछ छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें बता देती हूँ जिससे आपको और ज्यादा याद रहेंगे। थाइमस से किसी का एज पता लगाया जा सकता है, कैसे, थाइमस की खासियत ये है, जैसे बहुत सारे यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे ये है, बस पोजीशनिंग आपको देखनी है तो ये भी सफिशिएंट है, या फिर आपके बुक से मिलता जुलता भी है एक डायग्राम। तो थाइमस को जब भी आप देखेंगे तो आपको कहाँ दिखिएगा, ये थोरेसिक चैम्बर में, मतलब डायफ्राम के ऊपर। ये भी याद रखना है, पोजीशनिंग याद रखना भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट जॉब है। ठीक है, ये थाइमस है, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये हार्ट के पास होता है और लंग्स के बीच में होता है। यहीं पे टी लिम्फोसाइट्स का या टी सेल्स का मैच्योरेशन होता है, और ये थाइमस जैसे जैसे किसी की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये छोटा होता जाता है। मैंने आपको बोला ना, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ इसके बारे में। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है
कि जैसे जैसे किसी पर्सन का एज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उसकी बॉडी में ये थाइमस का साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी किसके बारे में, थाइमस के बारे में। और ये वही थाइमस है जहाँ पे टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं आगे हम लोग, ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ रही हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने आपको एक विड्रॉल सिंड्रोम पढ़ाया था या विड्रॉल सिम्टम। ठीक है, तो इसको क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद का चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, तो उसमें आपको मैंने एक टर्म सिखाया था, उसके साथ बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं। जबकि ये एक दूसरी बात है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये होता क्या है। देखिए, मेंशन 4 withdrawal symptoms, mention 4 withdrawal symptoms। क्या होता है, याद आया आपको? मैं याद दिलाती हूँ क्या है ये। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देख के आपको खुद ही समझ आ जाएगा। एग्जिबिटेड बाय एन अल्कोहल और ड्रग एडिक्ट। जब कोई पर्सन ऐसा हो जिसको किसी ड्रग का, अल्कोहल का एडिक्शन हो, तो अगर वो इंस्टेंटली उसको स्किप करता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे सिम्टम जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसको हम लोग विड्रॉल सिम्टम बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कौन को बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि एक दो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इरेगुलर वर्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। रीजन ये है कि उसका जो नर्वस सिस्टम है उसने उसको हैबिचुअल बना लिया। अपने नर्वस सिस्टम को उसने क्या किया, हैबिचुअल बना लिया कि वो अगर ड्रग नहीं लेगा तो उसका नर्वस सिस्टम जो है वो रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही वो उसको स्टॉप करेगा वैसे वैसे क्या होता है, उसको बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे एंजाइटी, एंजाइटी, स्वेटिंग, स्वेटिंग, शेकीनेस, नौशिया। ये सब क्या है, सिम्टम है, बहुत लिखे जा सकते हैं इसमें। इरेगुलर एक्टिविटीज या एबनॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, मतलब उस पर्सन का जो हार्ट है वो कैसा, किस तरीके से काम करता है, ब्लड का सर्कुलेशन उसमें क्या होगा। जैसे वो अगर ड्रग लेने के बाद नॉर्मल होता है तो इसका मतलब है कि जब वो ड्रग का यूज कर रहा था तो उस टाइम उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता था, हार्ट रेट इंक्रीज होता था, सारी चीजें। तो जैसे ही वो उसको स्किप करेगा तो उसकी बॉडी में क्या होता है, इतने सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसको हर हाल में वो ड्रग चाहिए ही चाहिए। बहुत सारी मूवीज में भी आपने इसका केस देखा होगा, उसको देख के आपको ये बात समझ जरूर आती होगी कि जो इसके एडिक्ट होते हैं उनका दिमाग तो वैसे ही काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम उनके कंट्रोल में एक्चुअली होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने आपको लिम्फ नोड समझाया था, क्या समझाया था, लिम्फ नोड समझाया था। तो लिम्फ नोड जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इम्यून रिस्पॉन्स में, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब रीजन क्या है, ये बहुत सारे काम करता है। जैसे लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करने का भी काम करेगा, पैथोजेंस
जो वहां पे इधर से उधर मूव करना चाह रहे हैं उसको भी क्या करेगा, स्टॉप करने का काम करेगा। तो ये सारे कुछ यहाँ पे क्या है, इसके रोल हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ लिम्फ नोड्स, व्हाट इज द रोल ऑफ, what is the role of lymph nodes in our immunity response, immunity response। लिम्फ नोड्स होते क्या हैं एक बार देख लीजिए। पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे लिम्फ नोड्स दिखेंगे उसके अंदर। ये देखिए जगह जगह पे ये ऐसे आपको लिम्फ के, जो आपकी बुक में डायग्राम है ना उसी की बात में कर रही हूँ। ये देखिए लिम्फेटिक सिस्टम बहुत जगहों पे, जैसे थाइमस है, ये सब क्या है यहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन्स है, ये है लिम्फ नोड्स है यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल। तो जब हम लोग इसके रिगार्डिंग बात करते हैं तो ये इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करता है। अगर इसके बिना हम लोग ऐसा सोचे कि हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर वैसा काम करेगा जैसा उसको काम करना चाहिए था, तो इम्पॉसिबल है। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। जब मैं आपको ये चैप्टर करा रही थी तो मैंने आपको वहां पे पढ़ाया भी था लिम्फोइड ऑर्गन, है ना। लिम्फोइड ऑर्गन आर इम्पोर्टेंट, या लिम्फोइड ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। हम लोग लिखते हैं इसको आगे। चलिए फर्स्ट लिखिए यहाँ पे ऐसे करके, the main function of lymph nodes, the main function, the main function of lymph nodes, lymph nodes is to fight इन्फेक्शन। सबसे जीरो लेवल का तो यही है। इम्यून रिस्पॉन्स का तो मतलब ही है ना कि बाहर से कोई इन्फेक्शियस एजेंट एक्सटर्नल आए तो उसे फाइट करे। करता कैसे, ये बैक्टीरिया है, वायरस है, या कुछ और डिजीज कॉजिंग एजेंट है, उसको ये क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी के रिगार्डिंग लिख लीजिए। दे डू सो बाय filtering bacteria, viruses and other disease causing agents, disease causing agents। circulating in the lymphatic system। लिम्फेटिक सिस्टम देखा अभी आपने, वो पूरा आपका क्या था, लिम्फेटिक सिस्टम था। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जगह जगह बहुत सारे लिम्फ नोड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
और लिम्फ नोड्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब का काम ही है, अगर हम इन सब को देखें, सब का काम ही है एक्सटर्नल इन्फेक्शन से फाइट करना, उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी को बचाना, यही सब इसका काम है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग, हो सकता है उसको ऐड करके आपको समराइज करके दिया जाए। ये पेज अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, नीचे ज़्यादा चला गया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंशन द पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ, मेंशन द, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखा होगा सैंपल पेपर पूरा भरा पड़ा है इसे। मेंशन द पॉजिटिव, थोड़ा हैंग कर रहा है, पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ एमीबिएसिस एंड एस्केरिएसिस। एक साथ दो का पूछ लिया, चार का पूछ लिया, ऐसे करके। एंड मान लीजिए एक और पूछ लेती हूँ मैं यहाँ पे, एमीबिएसिस एंड एस्केरिएसिस, इसके तो नाम में ही छिपा हुआ है ना। एमीबिएसिस किससे होगा? एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होगा। किससे होगा? एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। आंसर में लिख लीजिए ऐसे करके। फर्स्ट पार्ट है इसका, पहला किसका पूछा जा रहा है? एमीबिएसिस का। दूसरा किसका पूछा जा रहा है? एस्केरिएसिस का। फर्स्ट एमीबिएसिस, इसका हो गया पॉजिटिव एजेंट, एस्केरिस नहीं, एमीबिएसिस का एंटमीबा हिस्टोलिटिका, मुझे लगा मैं एस्केरिएसिस लिख रही हूँ। एमीबिएसिस फर्स्ट पार्ट है तो एमीबिएसिस का एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंट, ईएनटी लगाना आगे, बाकी अमीबा की स्पेलिंग वही है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। HISTOLYTICA, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, हमने अलग अलग अंडरलाइन कर दिया इसको। देन बारी किसकी आती है? स्कैरिएसिस की। स्कैरिएसिस पता ही आपको, स्कैरिएसिस जो है ये किसकी वजह से होगा? एस्क्लेरिस की वजह से। ऐसे ही लिख लीजिए जैसे इसको लिखा है, पॉजिटिव एजेंट इज एस्केरिस। एस्केरिस भी लिख सकते हैं, एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स भी लिख सकते हैं, नॉर्मल एस्केरिस भी लिख रहे हैं, मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए उसको कर लीजिए। मैम नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन, इससे पहले वाला जो आंसर था वो दिखा दो। हाँ ये लीजिए। हाँ अब ठीक है, उधर कट रहा था थोड़ा सा। ओके मैम, हो हो गया। गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेंशन द, सोचिए क्या होगा इसका आंसर, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेंशन द टारगेट ऑर्गन ऑफ, मेंशन द टारगेट ऑर्गन किस पे जाके अटैक करता है?
ऑफ स्पोरोजोइट्स इन ह्यूमन बॉडी क्या हो जाएगा? अगर मलेरियल पैरासाइट लिख दिया जाए तब तो बच्चा कैच कर ही लेता है ना। अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मेंशन द टारगेट ऑर्गन ऑफ स्पोरोजोइट्स इन ह्यूमन बॉडी, अगर मैं यहाँ पे मलेरियल पैरासाइट लिख दूं तो बहुत सारे बच्चे कैच कर लेते हैं। इन ह्यूमन बॉडी क्या होगा आंसर इसका, सोचिए। ये सीधा जाके कहाँ अटैक करता है? ये लिवर पे अटैक करता है, ठीक है। ब्लड के थ्रू भागता हुआ कहाँ जाता है? ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसका फायदा क्या होता है ना कि आपका जो पोर्शन है, जो क्वेश्चन या जो चैप्टर आपने कर रखा है, उसको ये और ज्यादा क्लियर करने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? लिवर। ऐसे भी करा रही हूँ, सेट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वजह से। लिवर इज द टारगेट ऑर्गन ऑफ स्पोरोजोइट्स ड्यूरिंग द केस ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर इंटरफेरोन्स? व्हाट आर, ये जो कहते हैं ना मस्ट क्वेश्चंस, पूछे जाने चाहिए बिल्कुल। ये सब वैसे ही क्वेश्चंस है, इंटरफेरोन्स वगैरह। व्हाट आर इंटरफेरोन्स, पहले मैं समझा देती हूँ उसके बाद में लिखती हूँ, ठीक है। व्हाट आर इंटरफेरोन्स, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रफ वर्क कर रही हूँ। आपकी बॉडी के किसी पार्ट के ढेर सारे सेल्स बनाए, आपको याद आ गया होगा बनाते के साथ, जैसे मैं ये बना रही हूँ, ठीक है। इसमें से क्या हुआ, एक सेल जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। सपोज कीजिए कि ये जो सेल है ये क्या हो गया, वायरस इन्फेक्टेड हो गया। तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल ही सिर्फ इंटरफेरोन को सिक्रीट कर सकता है, नॉर्मल सेल्स नहीं करेंगे। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स क्या करते हैं, इंटरफेरोन्स को सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरफेरोन्स को सिक्रीट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्यों सिक्रीट करता है? तो इंटरफेरोन्स को ये वायरस इन्फेक्टेड सेल इसलिए सिक्रीट करते हैं, ये दूसरे सेल्स को बोलते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसा है, मैं तो शहीद हो गया, मुझे तो इन्फेक्ट कर ही लिया, तुम कम से कम यहाँ से बच जाओ। तो ये दूसरे सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से सिक्रीट होते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया, खैर अभी तो एमसीक्यू का तो टाइम चला गया आपका, अभी तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर नीट के एग्जाम में आपसे पूछा गया कि इंटरफेरोन्स आर सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल, फंजाई इन्फेक्टेड सेल, तो वहां आपको आंसर करना होगा ये सिक्रीट जब भी होगा तो कौन करेगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल करता है, ठीक है। अब मैं लिख देती हूँ, अब कुछ नहीं है, अब तो लिखूंगी भी तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझा हुआ है आपका। चलिए आंसर लिखिए इसका। जानते हैं आप, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जो मैंने बोला उसी को लिख लीजिए। वायरस इन्फेक्टेड, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स secrete, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स secrete इंटरफेरोन्स। ये ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, secrete specific proteins, specific proteins जिससे क्या हो गया, एक और चीज क्लियर हो गई। अगर आपसे अलग से पूछ लिया के जाए कल को जाके व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरफेरोन्स, तो वहां पे प्रोटीन आप टिक कर सकें, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरोन्स, कॉल्ड इंटरफेरोन्स, इंटरफेरोन्स which protect, which protect non-infected cells, protect non-infected cells from from further, from further viral infection। बस हो गया, फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन से क्या करता है, ये बचाने का काम करता है।
जब भी सिक्रीट होगा तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ही सिक्रीट करेंगे इसको। बस हो गया ये। देखिए क्वेश्चंस याद भी होता जा रहा है ना आपको धीरे धीरे। यहाँ इस पेज पे आपको जितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं, अच्छी बात क्या है, आपको याद हो चुका है। लेकिन एग्जाम तक कैसे याद रहेगा? एग्जाम तक तब याद रहेगा जब आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे शॉर्टकट में भी लिखा हो सकता है, जानबूझ के बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, है ना। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं आपको विच टाइप ऑफ which type of which type of lymphocyte mediate CMI, मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? टी लिम्फोसाइट्स, है ना। तो विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, थोड़ा हैंग कर रहा था, ये स्टॉप हो गया इसलिए यहाँ पे आ गया। mediate CMI, which type of lymphocyte mediate CMI? ठीक है, आंसर में लिख लीजिए। ऐसे ही लिखा रहेगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं दिया जाएगा आपको पूरा, ठीक है। वो एक तरीके से चेक भी किया जाता है कि पता नहीं बच्चे ने सुना सुना है, याद है या नहीं है। या ऐसे लिख दिया जाए विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट मीडिएट सीएमआई आल्सो एक्सपेंड सीएमआई। सीएमआई का मतलब होता क्या है? चलिए इसमें लिख लीजिए टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स mediate CMI, और ब्रैकेट में लिख भी लीजिए लगे हाथ, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल mediated immunity, सेल mediated immunity, है ना। हो गया ये। अगर मैं देखिए कुछ क्वेश्चंस बोल रही हूँ, सबका आंसर टी लिम्फोसाइट होगा। मैंने अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, तब भी टी लिम्फोसाइट होगा। तब भी क्या होगा? टी लिम्फोसाइट होगा। विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ ऑफ योर बॉडी, तो तब भी क्या होगा? टी लिम्फोसाइट होगा। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टी लिम्फोसाइट होता है। किस लिम्फोसाइट के प्रेजेंट होने की वजह से बॉडी में अगर कोई ग्राफ्ट इंसर्ट किया जाता है तो उस पेशेंट को हमेशा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स खाने पड़ते हैं। कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है बच्चे के ब्रेन का लेवल चेक करने के लिए, तब भी उसका आंसर क्या होगा? टी लिम्फोसाइट होगा, है ना। तो मैंने आपको दो चार क्वेश्चंस और बोल दिए, एक क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, मैंने आपको बोला था कि एंटीबॉडी जो है, रफ वर्क है ये, मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडी जो है वो चार तरह के होते हैं, 1 2 3 4, सब लिखा हुआ, सब नोट्स है आपके पास, 1 2 3 एंड 4। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बुक में सब कुछ है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था? मैंने आपको बोला था गेम याद रखेंगे, GAME, याद आ गया आपको, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहला टाइप का क्या है यहाँ पे? इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई। गेम से याद रखना है, चार तरह के एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। ये चारों तरह के एंटीबॉडी जो है वो अलग अलग टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम में रिलीज होते हैं। तो मैंने आपको एक पार्ट समझाया था जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रही थी आपको, तो मैंने आपको सिखाया था
कि मदर्स फर्स्ट मिल्क से, मदर जो है वो फ्यू इनिशियल डेज में जो मिल्क सिक्रीट करती है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम। तब यहाँ पे इन चारों में से क्या हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं हम ऐसे ही तुक्का मार के कुछ भी मन से क्वेश्चन लिख देंगे या किसी भी चीज को नोट कर दें तो सही तो होगा नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो कोलेस्ट्रम है उसमें आईजीए होता है। अगर मैं सीधा लिख देती आंसर में आईजीए तो रटने वाली बात हो जाती। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले समझाया है देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, ये में याद रखेंगे GAME और सब में इम्यूनोग्लोबिन लगा देना। इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई, ठीक है, याद हो गया आपको। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर दोनों लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे, which antibody is present in colostrum। COLOSTRUM क्या होता है, पढ़ा है आपने। इस चैप्टर में भी आपको बताया गया है और आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा है। चाइल्ड बर्थ के बाद, पार्चुरेशन के बाद इनिशियल फ्यू डेज तक मदर जो थोड़ा येलोइश कलर में होता है, वो जो मिल्क क्रीट करती है उस टाइम, मिल्क जो प्रोड्यूस करती है उसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है। उसमें बहुत ज्यादा ये एंटीबॉडी जो है दैट इज आईजीए ये प्रेजेंट होता है ना। आंसर लिख लीजिए, एंटीबॉडी एंटीबॉडी आईजीए ऐसा लिखा जाता है। हो गया बस। और इसमें अगर आप सोचे ना हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ, रिवाइज भी हो रहा है, आपको पता चल ही रहा होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटो इम्यून डिजीज। होता ये है आपकी बॉडी के, मतलब किसी पर्सन, वैसा पर्सन जिसको ऑटो इम्यून डिजीज हुआ है, आज तक रिसर्च चल रहा है इस पे, ठीक है। उस पर्सन के बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो अपने ही, उसके खुद के ही, मान लीजिए ये सेल्स हैं और ये दूसरे सेल्स हैं, तो इसके कुछ सेल्स जो हैं इसी के बॉडी के दूसरे सेल्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय what do you understand by autoimmune disease? Autoimmune disease. Give an example. Give an example. समझ रखा है ये आपने। अब मैं इसको नोट कर देती हूँ। चलिए आंसर लिखिए। sometimes due to genetic and another unknown reasons, इस पे अभी तक काम चल ही रहा है, मतलब रिसर्च हो रहा है। and another unknown reasons
The body attacks. The body attacks. The body attacks. Self. 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 This results in. This results in damage. Results in damage to the body. Obvious ये तो होगा ही होगा. To the body. To the body and is called autoimmune disease. Autoimmune disease. थोड़ा हैंग कर रही है, आप लोग लिख लीजिए. एंड इज कॉल्ड एज ऑटोइम्यून डिजीज. ठीक है, अब एग्जाम्पल लिख देती हूँ, हो गया बस. एग्जाम्पल में लिख लीजिए, इधर कर देती हूँ इसको. और एग्जाम्पल ओल्ड एज के लोगों में ये ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल रियूमेटॉइड आर्थराइटिस. नाम सुना होगा आपने. आर्थराइटिस तो सुना है, हाँ. रियूमेटॉइड लगा के कोई नहीं बोलता. RHEU. रियूमेटॉइड. TOID. और आर्थराइटिस तो आपको पता है. ARTHRITIS. रियूमेटॉइड आर्थराइटिस. ठीक है, हो गया. एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? रियूमेटॉइड आर्थराइटिस. चलिए, हो गया. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये पेज हो गया. आगे बढ़ू मैं. लिख लिया आपने? इसको कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. ठीक है, चलिए. नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. उनसे जब प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन ही यही लिख लेते हैं. मेंशन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, है ना. मेंशन प्राइमरी. मेंशन प्राइमरी lymphoid organs. ठीक है, आंसर में लिखिए. Primary lymphoid organs are primary lymphoid organs are. देखिए, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की जब बात आती है तो ये दो ही हैं. एक है बोन मैरो और एक है थाइमस. जो मैं अभी आपको समझा रही थी ना, थाइमस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे टी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है, तो ये इस वजह से क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं. दोनों के दोनों क्या हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं. एक है आपका बोन मैरो, एक है आपका बोन मैरो,
और एक है आपका थाइमस। ये क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो क्वेश्चन बच्चों को अच्छा नहीं लगता उसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक पार्ट कराया था इस चैप्टर का जहाँ पे आपने ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज स्टार्ट किया था। तो उसमें जब आप ड्रग्स की पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो 1 बाय 1 करके धीरे धीरे करके आपको बहुत सारे उसमें जो ड्रग्स हैं उसकी पढ़ाई करनी है, तो उसको किससे आइसोलेट करते हैं। तो आपने वहां पे नोटिस किया था कि सबका अपना एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ऐसे लिख रही हूँ, रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल। कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए यहाँ पे दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये एक बात आए। अभी तक आपने प्रैक्टिस किया नहीं होगा, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हमें इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। कैसे होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे याद करते हैं आप लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? बनाते हैं 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार बनाइए। नहीं तो टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते देखते बनाइए। कोई ऐसा काम कर रहे हैं, बैठे हैं, मन नहीं लग रहा, देख के ही बनाइए। देख के भी अगर आप इसको बनाएंगे ना तो कुछ टाइम्स के बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपको याद हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, क्योंकि आपके बदले मैं तो बना नहीं सकती एग्जाम में, याद तो आप ही को करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे ऊपर में हमें 1 2 3 ऐसे करके रिजेस देने हैं। बनाते बनाते क्या होता है ना, कुछ ट्रिक भी बैठ जाता है दिमाग में, ठीक है। थर्ड वाला अब जो आया, इससे जो बेंजीन रिंग है इसको पूरा खींच लीजिए। ये बना दिया हमने ऐसे, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ इस पार्ट से 1 2 3, ये तभी होगा जब आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे OH लगाइए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ भी OH लगाइए। अब इसको फुलफिल कीजिए जैसे आप करते हैं ऑलवेज बेंजीन रिंग को। डबल बॉन्ड, फिर एक गैप, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक गैप, फिर डबल बॉन्ड बना लीजिए। ये कैसे याद होगा? इसको आपको एक रफ कॉपी रख लीजिए। हमारा जब एग्जाम होता था तो मतलब एक रफ कॉपी रखी थी जिसमें बस ये होता था, लिख ही रहे हैं। जैसे कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर हो ना जो बहुत टफ लगता था, कभी कभी उसमें तो ऐसी जिद आ जाती थी, चलो ये कॉपी भर देते हैं, इसको बना के, याद कैसे नहीं होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है जिंदगी भर के लिए हमारे दिमाग में प्रिंट हो गया। रीजन क्या है? इतनी बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो जाएगा कहाँ वो कॉन्सेप्ट, आपसे भाग के कहीं तो जाएगा नहीं। ऑटोमेटिकली और ऑब्वियस है कि याद तो होगा ही होगा आपको। तो इसको आपको क्या करना है? प्रैक्टिस से ही याद करना है, और कोई तरीका है ही नहीं। इसको देखते रहिए, बैठ के आपको 24 घंटा देखना, 48 घंटा देखना, कुछ नहीं होगा उससे। इसको आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं आप लोग, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं कैसे तैयार होते हैं, इसको आपको देखना होता है, फिर बनाना होता है। पहले देख के बनाइए 2 बार 3 बार 4 बार, उसके बाद ऑटोमेटिकली गारंटी के साथ, मेरी गारंटी है कि आप जब बनाइए इसको 20 बार, उसके बाद बोलिए कि नहीं याद होता, सवाल ही नहीं उठता है, कैसे नहीं याद होगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अब यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था मेंशन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब एक ये भी क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, नेम सम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ताकि आपको प्राइमरी याद है तो कुछ सेकेंडरी भी याद हो जाए वहां पे, है ना। ये पेज हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, आगे बढ़ रही हूँ, ये तो है ही आपकी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेम सम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। आंसर में लिख लीजिए। जैसे सबसे पहले इसमें क्या आता है, हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। स्प्लीन लिख लीजिए पहले, इसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। आरबीसी डेड होने के बाद यहीं जाते हैं, ठीक है। स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स लिख लीजिए, स्प्लीन के बाद लिख लीजिए लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स। देन है आपके पास पेयर्स पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, PEYERS, पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। सबने अपनी तैयारी करके अपने पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को रखा हुआ है। ये भी क्या है, ठीक है। और अपेंडिक्स, अपेंडिक्स ये सब लिख लीजिए। lymph nodes, pairs, patches of small intestine, appendix, ये सब आपकी बॉडी में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इनके बिना भी आपकी बॉडी का काम नहीं चल सकता। ये बात अलग है कि यहाँ पे जो अपेंडिक्स जो है वो आज के डेट में वेस्टिजियल ऑर्गन है आपकी बॉडी में, पता है ना। मतलब एंसेस्टर्स में काम करता था, एंसेस्टर की बॉडी में जब जब था तब काम करता था, बट आज के डेट में हम लोगों की बॉडी में ये काम नहीं करता। जैसे होता नहीं, किसी को अगर ये बढ़ जाता है तो पेन स्टार्ट होता है, तो डॉक्टर्स वहां पे इसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, उससे उसकी बॉडी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे हैं, याद भी हो गया होगा आपको, मैंने पहले पूरा समझाया है, फिर मैंने लिखा है सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।